तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करिएगा अभिलाष जी। हाँ प्रशांत जी, अब आप प्रारंभ करें जी आज की गोष्ठी का। मैं प्रशांत जी के बारे में थोड़ी सी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रशांत जैन मुंबई में रहते हैं और वो इंजीनियरिंग के प्राध्यापक हैं वहाँ के एक यूनिवर्सिटी में, कवि हैं और युवा आलोचक हैं। और इस लिखावट के इस कविता मुंबई को संभव करने में वे लिखावट के लिए मददगार रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज कविता मुंबई सीरीज की आज 17वीं कड़ी है। प्रशांत जैन 16वीं या 17वीं? 17वीं है सर, 17वीं कड़ी है। इसका मतलब हुआ कि अब तक आप लोगों के समेत 50 कवियों ने यहाँ कविता पाठ किया है और ये सब कवि हिंदुस्तान के किसी कोने से मुंबई में आए हों, लेकिन आज मुंबई में रहते हैं। तो उनको जोड़ने का जो सूत्र है कविता मुंबई। और इस सीरीज की शुरुआत हुई थी हृदय मैंग जी के कविता पाठ से और यहाँ तक की यात्रा की गई है, जो आज 17वीं कड़ी में हम 3 मेहमान कवियों को हमने आमंत्रित किया है। आप तीनों मुंबई निवासी हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रशांत जैन को आमंत्रित करता हूं। प्रशांत जैन। शुक्रिया मिथिलेश सर। साहित्य और विचार की संस्था लिखावट के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल कविता मुंबई ये सीरीज चल रही है और इसकी 16 कड़ियां हो चुकी हैं। 17वीं कड़ी आज है। आज काव्य पाठ के लिए जो आमंत्रित कवि हैं, आदरणीय श्री विश्वनाथ सचदेव जी, आपका स्वागत है सर। आदरणीय श्रीमती सुधा अरोड़ा मैडम, आपका स्वागत है। और आदरणीय श्री अभिलाष अवस्थी जी हैं, आपका स्वागत है अभिलाष जी। और आज के इस कार्यक्रम में, जो कि करीब 1 घंटा चलेगा, हमें सानिध्य हासिल है हृदय मयंक जी का, जो कि कवि, लेखक और संपादक हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा लिखावट का परिचय दे दूं। 1989 में इस संस्था की शुरुआत हुई। आदरणीय रघुवीर सहाय जी, मंगलेश डबराल जी और मिथिलेश श्रीवास्तव जी, इन 3 लोगों ने मिलकर इस संस्था की शुरुआत की और तब से लगातार करीब पिछले 33-34 सालों से कार्यक्रम होते आ रहे हैं। और फिलहाल कोरोना काल में जो ऑनलाइन कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हुआ, तो इस तरह से ऑनलाइन मोड में भी लगातार कार्यक्रम होते आ रहे हैं। इसके संयोजक मिथिलेश जी हैं, जो कि बहुत ही समर्पण के साथ इस संस्था को चला रहे हैं और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने मुझे भी अपने साथ शामिल किया है। मिथिलेश जी समकालीन कविता के सुपरिचित कवि हैं, कला और रंगमंच समीक्षक हैं, स्तंभकार हैं। फिलहाल लिखावट भी उनका एक बड़ा एक मिशन है। तो अब कविता पाठ का सिलसिला हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अभिलाष अवस्थी जी को। आप कवि, लेखक और पत्रकार हैं। आप फिजिक्स में एमएससी आपने किया है, एमए हिंदी भी हैं और बीएड। शुरुआत आपने ये एक लेक्चरर के तौर पर की, लेकिन फिर पत्रकारिता में आ गए और एक युग निर्माता पत्रिका धर्मयुग, जिसकी यादें सिर्फ बची रह गई हैं और वो यादें हमेशा ताज़ा बनी रहती हैं,
धर्मयुग में आपने काफी लंबे समय तक काम किया है धर्मवीर भारती जी के साथ। इसके बाद आपने मुंबई के 4 अखबारों का और 3 पत्रिकाओं का भी संपादन किया, और एक नेशनल चैनल जो है महाराष्ट्र, उसके महाराष्ट्र और गोवा के हेड आप रहे टेलीविजन चैनल के। एक उपन्यास आपका कोरोना काल में प्रकाशित हुआ था, थीम भी कोरोना की जो महामारी थी उसी थीम पर, पीपल पर घोंसले नहीं होते। इसका दूसरा संस्करण भी बाजार में आ गया है और एक फिल्म भी बन रही है इस पर। और इसके पहले एक उपन्यास आपका एक शहर के विरुद्ध, यह भी काफी चर्चित रहा था। गीत गजलों का एक संग्रह सब कुछ नाम से प्रकाशित हुआ है आपका। आपने सईद मिर्जा के साथ धारावाहिक लेखन भी किया, फिल्म की पटकथा भी लिखी, और फिलहाल वेब सीरीज के लिए आप लिखने का काम कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे और कुछ पुरस्कार भी आपको मिले, कुछ नहीं काफी बहुत से पुरस्कार हैं। उनमें हिंदी उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार और गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता सम्मान, ये 2 प्रमुख हैं। तो अभिलाष जी, इससे पहले कि आप कविता पाठ शुरू करें, हम चाहेंगे थोड़ा 2-3 मिनट धर्मयुग का अपना अनुभव शेयर करें। अच्छा, मेरी आवाज ठीक आ रही है अब तक? जी बिल्कुल, आवाज बिल्कुल सही है। ये जो आज के इस मीटिंग में बैठे हैं, मेरे तो पूजनीय बोलता हूँ, विश्वनाथ जी, जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के गेट में घुसा था तो मुझे सबसे पहले सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने आज तक का संचालन किया, संस्थापन किया, वो मिले और उन्होंने मुझे विश्वनाथ जी से मिलाया। और उसके बाद से मेरी यात्रा शुरू हुई धर्मयुग की। डॉक्टर भारती ने मुझे काफ़ी जांचा परखा और मुझे अपने साथ रखा। ये मेरे जीवन का सर्वाधिक बड़ा सौभाग्य है। और भारती जी के साथ एक बड़ी चीज थी। देखिए, भारती जी को अभी पिछले दिनों मैंने जब शब्द ब्रह्म की संज्ञा से ऐसा है कि शब्द ब्रह्म डॉक्टर धर्मवीर भारती, तो मेरे पास कई पत्र आए, मतलब व्हाट्सएप आए, ये आए, और लोगों ने सराहा कि भाई ये इनको विशेषण देना ठीक है। उनके साथ क्या था, भारती जी के साथ हम लोग भारती जी के साथ निकल कर सिर्फ संपादक ही बनते हैं। मैं कुछ लोगों के नाम अगर बताऊं, आज तक का जिन्होंने स्थापना की, एसपी सिंह, उदयन शर्मा, राज्यसभा के जो वर्तमान में उपसभापति हैं हरिवंश जी, वो भारती जी के उपसंपादक थे। रविंद्र कालिया, जो दिल्ली एकेडमी, हिंदी एकेडमी के अध्यक्ष थे, वो भारती जी के उपसंपादक थे। देश के जाने माने कवि सुरेश उपाध्याय उनके उपसंपादक थे। राम अवतार चेतन, मनमोहन सरल, गणेश मंत्री, बहुत सारे कितने नाम हैं। भारती जी ने जो प्रतिभाएं, मैं अपने को अगर हटा भी दूं तो भारती जी ने इस देश को बहुत सारी प्रतिभाएं दी हैं और उन्हीं का एक प्रतिफल है आज जो हिंदी पत्रकारिता में दिख रहा है, चाहे चैनलों में दिख रहा है अलग अलग। भारती जी ने जो पत्रकारिता शुरू की थी, एक पत्रिका के अंदर सामयिक था, एक पत्र राजनीति थी, एक पत्र, उसी में फिल्म था, उसी में संस्कृत थी, उसी में हास्य व्यंग था, उसी में अब व्यंग जैसी विधा को उन्होंने स्थापित किया पूरे हिंदुस्तान में। अगर देखें आप, विश्व में कह सकते हैं, तो व्यंग विधा को स्थापित करने में उन्हीं का, भारती जी का ही योगदान है। और भारती जी ने ही सब कुछ हम लोगों को सिखाया। इतनी डांट खाई है। मैं, पुष्पा जी जब वो हॉस्पिटल में थे तो मैं बॉम्बे हॉस्पिटल गया तो एक चर्चा चल रही थी, सब लोग बैठे थे, भारती जी अंदर थे हॉस्पिटल के, तो पुष्पा भारती जी ने कहा था, भारती जी बहुत अनुशासन उनका, देखिए वो जो एक ठठेरा होता है, वो बर्तन के अंदर हाथ रखता है और तब ऊपर से वार करता है। तो उन्होंने, एक बार मैंने शिकायत भी की थी मनमोहन सरल जी से। शिकायत क्या, ऐसे कि साहब हर बात में जाओ तो डांटने लगते। मैं नया था तो एसपी सिंह ने भी इसे, हमने कहा कि साहब हमको आप नवभारत टाइम बुला लीजिए, वो बहुत डांटते हैं। तो एसपी सिंह ने मुझसे कहा था, विलास, अभी उन्होंने जो कहा था मैं वही कहूंगा, मेरे लिए तो ईश्वर हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। उन्होंने कहा कि शेर अभी बुढ़ा हो रहा है, तो बेटा जो हम लोगों ने सहा है, जो उदयन शर्मा ने सहा है, और उनकी डांट जिसने सह ली, वो लेखन और पत्रकारिता का एक हस्ताक्षर बनता है। तो तुम अभी उनकी डांट सहो
और उनके अनुशासन में अपने को गढ़ने की कोशिश करो। ये सारी चीजें, और भारती जी ने हम लोगों को जो जो हम लोग आज लिखते पढ़ते हैं वो सब डॉक्टर धर्मवीर भारती की कृपा से है, उनके ट्रेनिंग से अंदर। जी सर। और उनके समय में कवि सम्मेलन वगैरह प्रशांत जी हम लोग कर नहीं पाते थे, बल्कि एक घटना अगर आपके पास समय हो तो 1 ही घंटा है। मतलब सुरेश उपाध्याय एक बार 1-2 दिन की छुट्टी लेके चले गए थे कहीं, कोई बीमारी कह के, और मालूम पड़ा कि वो 3-4 दिन में जब आए तो उनसे पूछा कि कौन बीमार था, तो कहले वो बीमार थे इसलिए मैं वहां गया था। तो कहले अच्छा। और भारती जी उस समय दिल्ली का एक अखबार अपने पास रखे थे जिसमें ये लिखा था कि कवि सम्मेलन में सुरेश उपाध्याय सम्मिलित हुए थे। तो भारती जी अपने स्टाफ पर बहुत नजर भी रखते थे, और काफी एक उनका प्रेम था, आशीर्वाद था, बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन काम के विषय में वो किसी को छोड़ते नहीं थे, बख्शते नहीं थे, अनुशासन पूरा रखते थे। और उनके साथ काम करना अपने जीवन की सर्वाधिक प्रिय घटना है। और मेरी पत्नी ने एक बार उनसे कहा था कि, और सच बात तो ये है कि अब मैं अपनी पूरी जिंदगी में उनके लिखे गुनाहों को देवता से जितना प्रभावित हुआ, मैं छात्र राजनीति से जुड़ा था कानपुर यूनिवर्सिटी में, लेकिन गुनाहों को कानपुर में गुनाहों का देवता मेरे हाथ में आई तो मेरा जीवन बड़ा आंतरिक रूप से बदल गया। तो मैं आज भारती जी को याद करते हैं, हम सब लोग भारती जी को याद करते हैं। हमारे जीवन का आधार ही एक भारती जी सिर्फ ये नहीं करते थे कि हमें गढ़ते थे, भारती जी समाज को गढ़ते थे। विश्वनाथ जी और हृदय महंग जी को याद है कि जो जो मैं, हम तो उस समय धर्मयुग में आए नहीं थे, लेकिन मेरे घर के नीचे कानपुर में जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे तो धर्मयुग आ जाता था 1 हफ्ते 10 दिन पहले, तो होली 10 दिन पहले शुरू हो जाती, दिवाली 10 तक का 10 दिन पहले अंक आ जाता था, तो दिवाली का वातावरण बन जाता था। सोचिए, एक ऐसा महान संपादक था जो भारतीय तीज त्योहारों को, भारतीय संस्कृति को समाज के भीतर उतारता था, मनुष्य के भीतर। होली की जो कवि सम्मेलन, कुछ आप मुझे रोक दीजिएगा क्योंकि बोलने को तो बहुत है। तो नहीं नहीं, आप, मेरा ख्याल है धर्मयुग के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, और भारती जी भी का भी व्यक्तित्व जो है अनूठा रहा है। धन्यवाद आपका, आपने उस युग में हमको ले गए। अब तो बस यादें, सारी पत्रिकाएं, एक नवनीत बची है जो विश्वनाथ सर चला रहे हैं, नहीं तो सारी पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं उस जमाने की। अभी आप अपना गजल या गीत, कविताएं जो भी आप सुना रहे हैं, शुरू करें। मैं गजल सुनाता हूँ, और सुधा अरोड़ा जी भी हैं, विश्वनाथ जी, हमारे सारे अग्रज, उनके श्री चरणों में। एक खंजर भी मेरी जद में है, गजल है जी। एक खंजर भी मेरी जद में है, एक खंजर भी मेरी जद में है, उसकी गर्दन भी मेरी हद में है। एक खंजर भी मेरी जद में है, उसकी गर्दन भी मेरी हद में है, मेरे ही कत्ल की रपट देखो, नाम मेरा भी नाम जद में है। वाह, बहुत खंजर भी मेरी जद में है, उसकी गर्दन भी मेरी हद में है, और मेरे ही कत्ल की रपट देखो, नाम मेरा भी नाम जद में है। फिर है, ऊंचे पर्वत भी भर भरा के गिरे, ऊंचे पर्वत भी भर भरा के गिरे, बात कुछ तो हमारे कदमे है। ऊंचे पर्वत भी भर भरा के गिरे, बात कुछ तो हमारे कदम है, एक खंजर भी मेरी जद में है। और शेर है, अब कहाँ बात वो गुलाबों में, अब कहाँ बात वो गुलाबों में, जो मेरे गांव के बरगद में है। अब कहाँ बात वो गुलाबों में, जो मेरे गांव के बरगद में है। और शेर है, आखिरी शेर, लोग मरते थे जहर से पहले, लोग मरते थे जहर से पहले, अब वो तासीर बस शहद में है, अब वो तासीर बस शहद में है। एक
खंजर भी मेरी जद में है, इसकी गर्दन भी मेरी हद में है। एक शानदार, बहुत बढ़िया। 4 शेर सुनाता हूँ एक जी। गजल के। विश्वनाथ जी हैं। स्वागत। तेरे जलसे में मैं शामिल नहीं था, तेरे जलसे में शामिल नहीं था, तेरे जलसे में मैं शामिल नहीं था, ये मत समझो कि मैं काबिल नहीं था। वाह वाह, बहुत क्या बात है, वाह। तेरे जलसे में मैं शामिल नहीं था, ये मत समझो कि मैं काबिल नहीं था। वहां सागर नदी पनघट सभी थे, वहां सागर नदी पनघट सभी थे, किसी में बूंद भर भी जल नहीं था। क्या बात, तेरे जलसे में मैं शामिल नहीं था, ये मत समझो कि मैं काबिल नहीं था। वहां सागर नदी पनघट सभी थे, किसी में बूंद भर भी जल नहीं था। और मेरे आंगन में बरसा बेतहाशा। प्रशांत जी, स्वागत। मेरे आपके लिए शेर। मेरे आंगन में बरसा बेतहाशा, मेरे हिस्से में जो बादल नहीं था। वाह, क्या बात। मेरे आंगन में बरसा बेतहाशा, मेरे हिस्से में जो बादल नहीं था। और इस गजल का अंतिम शेर, तुम्हारे जिस्म में थे जिस्म कितने, तुम्हारे जिस्म में थे जिस्म कितने, तुम्हारे दिल में कोई दिल नहीं था। तुम्हारे दिल में कोई दिल नहीं था। तुम्हारे जिस्म में थे जिस्म कितने, तुम्हारे दिल में कोई दिल नहीं था। एक तेरे जलसे में मैं शामिल नहीं था, ये मत समझो कि मैं काबिल नहीं था। और एक गजल और प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये धर्मयुग से ही जुड़ी गजल है। मेरा रहने की प्रॉब्लम, मैं 2-2:30 बजे लंच के समय किसी का फोन आया जहां मैं रहता था, उनका मेरा घर बिक गया है तो वो सामान लेना था। वो मैं उस समय 2 पंक्तियां लिखी थी, वो गजल अब धीरे धीरे पूरी हो रही है। तो मैं लंच के लिए गया, ओम प्रकाश, कैलाश सेंगर वगैरह कहले तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? हमने कहा यार मैं जहाँ रहता था वो उन्होंने कहा घर बिक गया, सामान रख दिया है आपका बगल में, ले लीजिएगा। उस समय मुझे याद आया कि मेरी माँ को छोड़ के सभी मेरे मुंबई जाने के खिलाफ थे, तो मुझे वो क्षण याद आया और उन्हें शेर शुरू किया और फिर गजल रुक गई थी, अब पूरी कर रहा हूँ। उस समय लिखा था कि समझाने और रोकने वालों के बावजूद, समझाने और रोकने वालों के बावजूद, हम दौड़ पड़े पांव में छालों के बावजूद। समझाने और रोकने वालों के बावजूद, हम दौड़ पड़े पांव में छालों के बावजूद। और दिखता नहीं है सिर्फ वो चेहरा ही भीड़ में, दिखता नहीं है सिर्फ वो चेहरा ही भीड़ में, आंखों के बावजूद उजालों के बावजूद, आंखों के बावजूद उजालों के बावजूद, हम दौड़ पड़े पांव में छालों के बावजूद। हृदय में जी शेर देखिए कि उनकी गली में जाते रहे बार बार हम, वाह, उनकी गली में जाते रहे बार बार हम, बर्बादियों की लाख मिसालों के बावजूद। उनकी गली में जाते रहे बार बार हम, बर्बादियों की लाख मिसालों के बावजूद, हम दौड़ पड़े पांव में छालों के बावजूद। और एक शेर की जरा भूमिका मैं जरूर बताऊंगा। मेरी बेटी अभी MBBS किया, अभी वो MS कर रही है, तो वो कोटा गई थी कोचिंग पढ़ने MBBS का। तो हम लोग जब उसको फाइनल लेने के लिए गए तो उसके हाथ में एक कार्ड शीट थी, तो हमने कहा ये भी रख दो सामान के साथ। नहीं, वो पकड़े पकड़े बम्बई तक आई। वो शेर उसने कहा कि ये मैंने कार्ड शीट जो है अपने कमरे में लगा रखी थी जिसमें मैं रहती थी। तो ये शेर जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी बेटी ने अपने कमरे में कार्ड शीट में लिख के रखा था, मेरी गजल का ये शेर। तो मैं वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ। समझाने और रोकने वालों के बावजूद, हम दौड़ पड़े पांव में छालों के बावजूद। और कार्ड शीट में शेर जो लिखा था कि
हमने तो झाड़ पोछ कर कश्ती उतार दी। हमने तो झाड़ पोछ कर कश्ती उतार दी। हमने तो झाड़ पोछ कर कश्ती उतार दी, लहरों के जोरदार उछालों के बावजूद। वाह हमने तो झाड़ पोछ कर कश्ती उतार दी, लहरों के जोरदार उछालों के बावजूद। हम दौड़ पड़े पांव में छालों के बावजूद। और अंतिम शेर कि झुकता है मेरा शीश बस उसकी ही वज्म में। देखिए शेर, झुकता है मेरा शीश बस उसकी ही वज्म में, इस रहे गुजर में इतने शिवालों के बावजूद। इस रहे गुजर में इतने शिवालों के बावजूद हम दौड़ पड़े पांव में छालों के बावजूद। प्रशांत जी बताइएगा कि मुझे कहाँ रुकना है। जी और समय लगभग हो गया है। कुछ एक दो शेर एक रोमांटिक जरा अंतिम 3-4 शेर सुनाकर मैं रखता हूँ। स्वागत। इसमें खैर आप देखिए। फिर तेरी जुल्फों के साए रात भर, फिर तेरी जुल्फों के साए रात भर, फिर अंधेरे जगमगाए रात भर। क्या बात है, क्या बात है। फिर तेरी जुल्फों के साए रात भर, फिर अंधेरे जगमगाए रात भर। शेर देखिए, फिर सितारे टूट कर गिरते रहे, हमने फिर मिलकर उठाए रात भर। बहुत अच्छे। तेरी जुल्फों के साए रात भर, फिर अंधेरे जगमगाए रात भर, फिर सितारे टूट कर गिरते रहे, हमने फिर मिलकर उठाए रात भर। और देह का उलझा गणित फिर हल हुआ। वाह। देह का उलझा गणित फिर हल हुआ, अंक कुछ जोड़े घटाए रात भर। बहुत देह का उलझा गणित फिर हल हुआ, अंक कुछ जोड़े घटाए रात भर। और अंतिम 2 शेर हैं कि फूल एक तुमसे नदी में गिर पड़ा, फूल एक तुमसे नदी में गिर पड़ा, चांद कितने झिलमिलाए रात भर। चांद ने झिलमिलाए रात भर। और अंतिम शेर ये है आज की मेरी इस सभा का कि रात रहती है कभी दिन भर यहाँ, विश्वनाथ जी के चरणों में, कि रात रहती है कभी दिन भर यहाँ, और कभी रहता है ये दिन रात भर। और कभी रहता है रात भर। जुल्फों के बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जैन जी। आपने विश्वनाथ जी, हृदयेश महंक और सुधा अरोड़ा के सानिध्य में, मिथिलेश जी के सानिध्य में मुझे काव्य पाठ का अवसर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विलास जी, बहुत ही शानदार आपकी गजलें रहीं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं स्वागत शुरू में जब किया तो मैं चूक मुझसे हुई। आदरणीय योगेंद्र कृष्ण जी यहाँ मौजूद हैं, आपका स्वागत है सर। आप शुरू से ही हैं। और निर्मला दोषी जी भी शुरू से मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है निर्मला जी। और निर्मला जी कविता पाठ कर चुकी हैं इस कार्यक्रम में, और योगेंद्र कृष्ण जी कुछ अलग ही तरह की कविताएं लिखते हैं, मुझे काफी पसंद है उनकी कविताएं। यानी पढ़ के पता लग जाता है कि ये योगेंद्र जी की होगी। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय सुधा अरोड़ा मैडम को। कथा साहित्य और उपन्यास साहित्य में आप एक बड़ा नाम है, और कविताएं भी लिखती हैं, और 2 संग्रह तो आपके कविता के हैं, रचेंगे हम साझा इतिहास और कम से कम एक दरवाजा। आप का जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ 1946 में लाहौर। और संयोग की बात है कि विश्वनाथ सर भी जो आज पाठ करने वाले हैं, उनका भी जन्म पाकिस्तान में हुआ है, सहीवाल में। 2 पाकिस्तानी हैं जी, 2 पाकिस्तानी और 2 धर्मयुग वाले हैं। हाँ जी। पढ़ाई आपके मैडम कलकत्ता में हुई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। शुरू में आपने प्रोफेसर के तौर पर काम किया, और स्वयंसेवी संस्था हेल्प के साथ भी आप संबद्ध रहीं, और फिर स्वतंत्र लेखन आप तब से कर रही हैं। आपके करीब 1 दर्जन
कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 3 प्रमुख उनमें जो है मैं नाम लूंगा यहाँ पर, महानगर की मैथिली, काला शुक्रवार और रहोगी तुम वही। आपका एक उपन्यास भी है, यही कहीं था घर। स्त्री विमर्श संबंधी आलेखों का संकलन आपने किया है, 2 संकलन इस विषय पर आपके आए हैं। इसके अलावा कुछ किताबों का आपने संपादन भी किया है, और खासतौर पर मन्नू भंडारी सृजन के शिखर, मन्नू भंडारी का रचनात्मक अवदान, औरत की कहानी, ये संपादित पुस्तकें हैं आपकी। और भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों का संकलन भी आपने किया है, 2 किताबें इस विषय पर है। आपने स्तंभ लेखन किया बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में, सारिका, जनसत्ता, कथादेश आदि पत्रिकाओं में। आपकी जो कहानियां हैं उनका तो लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो गया है। इसके अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, चेक, जापानी, डच, जर्मन, इतालवी तथा ताजिकी भाषाओं में भी आपकी कहानियों के अनुवाद हो चुके हैं। सारा यूरोप कवर हो गया। इसके अलावा आपने रेडियो नाटक लिखे हैं, टेलीविजन धारावाहिकों और पटकथा लेखन में भी आप सक्रिय रही हैं। बवंडर फिल्म जो थी काफी चर्चित रही, भंवरी देवी, काफी कोर्ट का भी मामला चलता रहा, आखिरी में रिलीज हुई, उसका पटकथा लेखन आपने किया। और इसके साथ ही बहुत सारे सामाजिक कार्यों में के साथ भी आप संलग्न हैं। पुरस्कार आपको बहुत से मिले हैं, कुछ 2-3 नाम मैं ले लूं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार, विशेष पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी का पुरस्कार, इसके अलावा वाग्मणि सम्मान, प्रियदर्शनी पुरस्कार, भारत निर्माण सम्मान आदि। तो मैडम शुरू करें? जी जरूर, जी, स्वागत है। मैडम जी। आपको सुनाई दे रहा है मेरी जी, आवाज? जी आ रही है जी। अच्छा, ठीक है। तो सीधे कविता पाठ से ही शुरू करें? कविता? नहीं, अरे नहीं, सॉरी। आप कुछ कहें, अपने किसी प्रिय विषय पर कुछ कहें, आत्मकथ्य या इस तरह से अभी बातचीत हम लोग करें उसके बाद। इस मौके पर तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं कवि नहीं हूँ, और कवि होने के बारे में मुझे कोई मुगालता नहीं है, क्योंकि मैं मुख्यतः कहानीकार ही रही हूँ। और कहानियों से भी ज्यादा आलेख वगैरह मुझे लिखना बहुत पसंद है, और कुछ स्तंभ लिखे जो मेरे मन के बहुत करीब रहे। जी। कविता लेखन बहुत ही एक संयोग ही था, शायद प्रकृति का यह संयोग था कि मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया था, और वो लगभग 8 महीने रहा। तो मेरा हाथ हिलडुल भी नहीं पाता था, तो बहुत लिख नहीं पाती थी। तो मुझे लगा कि कुछ कविता में कम लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने थोड़ा कहानियों में से कुछ टुकड़े निकाल कर कविता बनाई। और उसके बाद चूंकि मन में इतना कुछ था उमड़ता घुमड़ता, तो कविता में लिख डाला। पर मुझे, और मेरा एक ही कविता संग्रह है, 2 नहीं है। वो जो दूसरा है वो साझा संग्रह है, उसमें राजम नटराजन भी हैं, सुषमा सेन गुप्ता है, मैं हूँ और एक और है। तो एक ही कविता संग्रह है, कम से कम एक दरवाजा। बस उसी की वजह से आपने खोल ही लिया है। जी हाँ, दरवाजा इस दरवाजे को खोलने में भी मेरी मित्रों का बहुत योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान इसमें निर्मला दोषी जी का है, जो आपके कार्यक्रम में आ चुकी हैं। जी। तो जब मैं ये काम कर रही थी, छोटे छोटे टुकड़े छोड़ रही थी, तो उनको मैं सुनाती रहती थी, आज 4 लाइनें लिखी, आज 10 लाइनें लिखी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सचमुच कविता ही है, आप ये मत कहिए कि ये कहानी में से निकाली हुई पंक्तियां हैं। तो लगातार उनका प्रोत्साहन मुझे मिला, और एक तरह से ये मेरे लिए बहुत बड़ी थेरेपी थी। उस दौरान, फ्रोजन शोल्डर के दौरान, मैं जिस डिप्रेशन से गुजर रही थी, तो मेरी कविताओं ने, और कविताओं की खिड़की जिन्होंने खोली, निर्मला दोषी ने उबारा मुझे उसमें से। तो स्वागत है मैम, बहुत खूबसूरत और उल्लेखनीय कविताएं आपकी हैं, ऐसा नहीं आप मत समझे।
गद्य लेखकों में से बहुत सारे जब कविता लिखते हैं या कवियों में से जब गद्य लिखते हैं तो बहुत उल्लेखनीय होता है वो, क्योंकि हाँ, मन मेरा- से, कवि तो मन और हृदय से ही जो कुछ भी कहता है, तो मन की निकली बात, दिल से निकली बात जो है, कविता नहीं होगी तो और क्या होगा। बहुत स्वागत बहुत है। शुक्रिया। ये सचमुच मेरे जो प्रशंसक हैं, पाठक हैं, उन्होंने ही जी। मुझे कवि बनाया है। मैं तो कभी बनने के लायक नहीं थी। वैसे एक चीज है मैडम के 15-16 की उम्र में जब लोग लिखना शुरू करते हैं, शुरुआत आमतौर पर कविता से करते हैं। जी बिल्कुल आमतौर सही कहा आपने। पर। बिल्कुल, जी, मैंने भी शुरुआत कविता से ही की थी, पर वो सिर्फ स्कूल की पत्रिकाओं, स्कूल की जो मैगजीन निकलती थी जी, उसमें छपी। और जी, कुछ एक कविताएं मैंने दूसरे नाम से लिखी, क्योंकि मुझे कविता में बाद में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, तो मैंने इंदु शेरगिल नाम से, वसुंधरा नाम से कुछ कविताएं लिखी थी। पर फिर जी, जी, उसके बाद पूरी तरह गद्य में आ गई तो जी, गद्य ही लिखा। तो सबसे पहले मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जो कविता है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो मुझे इसलिए सुनानी है क्योंकि वो मेरी एक मित्र को मैंने उसके जन्मदिन पर भेंट की थी। उसने कहा था कि, मैंने पूछा जन्मदिन पर क्या दूं, तो उसने कहा अपनी एक कविता दे दो। और वो मेरी मित्र मेरे लिए मुंबई में कलकत्ता थी, हमारे पवई में ही रहती थी। इसी बहुत सक्रिय थी, बहुत उनका लंबा जीवन संघर्ष था। और उन्होंने 6 बच्चों से एक छोटा सा स्कूल खोला था, जिसमें आज 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। और जब मैं मुंबई आती थी, वो पवई में ही रहती थी हमारे, और बंगाली जो भी यहाँ कार्यक्रम होते थे, दुर्गा पूजा वगैरह, तो उसमें बहुत सक्रिय रहती थी। वो इस फरवरी में 16 फरवरी को गुजर गई अचानक हार्ट अटैक से, और अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। जब मैं पिछली बार जनवरी में उनसे मिली, तभी मैंने उनको कहा था कि इतना काम करते हो, पर वो अपना ख्याल नहीं रखा और इसका अपना जीवन देकर उसने उसके उसके लिए जो एक कविता लिखी थी, वो मैं आपको पहले सुनाती हूँ। एक तरह से उसको मैं अपनी श्रद्धांजलि दे रही हूँ, क्योंकि फरवरी के बाद से मैं बम्बई आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसके बिना पवई इलाका लगता नहीं कि वही जगह है। तो ये कविता है 55 पार की औरतें। सुदर्शन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की 55 पार की 3 कामकाजी सहेलियां मिली एक दिन। एक ने कहा, पति 4 दिन के टूर पर गए हैं, आज मैं इत्मीनान से उठी, क्या पुरसुकून नींद आई। अलसाई सी रसोई में गई तो रात के झूठे बर्तनों ने रोज की तरह आंखें नहीं तरेरी। सिंक में पड़े हुए मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, रहने दो, काम से लौटकर धो लेना। अंदर आई तो तकिए ने कहा, रहने दो ऐसे ही मुसा तुसा, क्या फर्क पड़ता है, फिर रात तो सोना ही है, क्या उठाना और क्या रखना। बिस्तर की सलवटों ने लहरा कर कहा, ठीक है ना, जाओ अपने को भी देख लो आज। आईने ने पुकारा, एक नजर इधर भी। आंखों ने कहा, आंज दो काजल आज। बालों ने कहा, टांक दो एक क्लिप यहाँ, सहेज दो सारे बिखरे बाल। और मैंने सचमुच जब संवारा अपने को, निहारता रहा नल से रुक रुक कर टपकता पानी, भिगोता रहा बर्तन। नई चप्पलें सामने आकर ठिठक गई, उन्होंने पांव का रुख लिया और मैं निकल पड़ी अपने दफ्तर। पहुंची तो सबने पूछा, आज कुछ खास है। मेरे कुछ कहने की दरकार ही नहीं थी। मेरी आंखों तक खिंची मुस्कान ने बता दिया सब कुछ, कि कभी कभी कुछ न करना और घर को घर बने रहने देना कितना सुकून दे जाता है। क्या बात है, क्या बात है सुधा जी, बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरी ने कहा, जब मैं कैंसर पेशेंट्स की काउंसलिंग कर लौटी, थमाकर उन्हें कुछ कारगर नुस्खे जीने के, खुशियों को नरमी से सहलाने के, अपने नाम आ गए चंद बोनस पलों के,
सोचा था आज घर लौटकर नहीं समेटूंगी बिखरे कागज, नहीं बुहारूंगी मेज पर जमी धूल, नहीं सजाऊंगी रैक पर बर्तन, नहीं बिछाऊंगी टेबल मैट। आखिर ऐसी भी क्या सफाई की सनक, पड़ा रहने दूंगी आज सब कुछ जस का तस। और वह किया मैंने। बिस्तर पर पैताने की ओर रखा तकिया और लेट गई। आधे पलंग पर बिखरी किताबों, कागजों और डॉक्टर के नुस्खों को एक ओर सरका कर। वह बिखराव, वह अस्त व्यस्त होना सब कुछ का इतना खुश कर गया मुझे कि मुंह से बरबस निकला, आई लव माई मेस। धरा रह गया फेंगशुई कि फिजूल की चीजों को फेंको घर से बाहर, और डस्टबिन को खंगालने लगा वास्तुशास्त्र कि फलानी दिशा में पांव हो और फलानी दिशा में सिर। एक सजे सवरे घर में इतने दिनों से दम घुट रहा था मेरा। घर में आए बेशऊर अंधड़ ने मुझे राहत दी। एक सुथरी सी सांस आई, न जाने कब से, जिसको मेरा इंतजार था। तीसरी ने कहा, सोचा तो मैंने भी था ऐसा ही कुछ कि घर लौटकर नहीं समेटूंगी झोले की सब्जियां, नहीं संवारूंगी मेज, नहीं निकालूंगी नए डोंगे, नहीं तैयार करूंगी खाना कुछ खास, पकाऊंगी बस एक सब्जी और एक दाल। पर मेरे हाथों ने किया दगा, नहीं सुने दिमाग से भेजे गए संदेश। जब तक मन उन्हें कुछ समझाता, मेरे हाथ तो ऐसे मशीन से हिले जैसे मेरे हो ही नहीं। वह सब कुछ किया उन्होंने जो मैं करना नहीं चाहती थी। आज हाथों ने बर्तन भी धो लिए, सलाद भी काटा, कस्टर्ड भी बनाया, 2 सब्जियां और दाल चावल भी। और आंखें भी खुद ब खुद दरवाजे पर ठिठक गई जहां से पति अभी लौटने वाले थे। काम से लौटकर बहुत थक जाते हैं वे, और क्या है ना, उन्हें आते ही भूख लग जाती है। ऐसा क्यों होता है अक्सर कि हाथ नहीं सुनते मन का आदेश, मन से उल्टा चलते हैं बेतरतीब। जिसके हैं उनकी तो सुनते नहीं, और जो आते ही जताता है रुआब, उनके हो जाते हैं करीब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत कविता सुधा जी, क्या बात है, वाह। तो ये कविता उसके लिए ही लिखी थी और कभी कहीं पढ़ी नहीं, जी आज पहली बार पढ़ रही हूँ। और एक कविता जो इस संग्रह का नाम ही है, जिसको पढ़े बिना शायद ये लगता नहीं कि मैंने कविता भी लिखी है, तो मैं उसको पढ़ती हूँ। कम से कम एक दरवाजा। चाहे नक्काशीदार एंटीक दरवाजा हो या लकड़ी के चिरे हुए फट्टों से बना, उस पर खूबसूरत हैंडल जड़ा हो या लोहे का कुंडा। दरवाजा वह ऐसे घर का हो जहां माँ बाप की रजामंदी के बगैर अपने प्रेमी के साथ भागी हुई बेटी से माता पिता कह सकें, जानते हैं तुम्हारा फैसला गलत था, फिर भी हमारी यही दुआ है, खुश रहो उसके साथ जिसे तुमने बरा है। ये मत भूलना कभी ये फैसला भारी पड़े, ये मत भूलना कभी ये फैसला भारी पड़े, और पांव लौटने को मुड़े तो ये दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए। क्या बात, बहुत बेटियों को जब सारी दिशाएं बंद नजर आए, बेटियों को जब सारी दिशाएं बंद नजर आए, कम से कम एक दरवाजा हमेशा खुला रहे उनके लिए। बहुत अच्छा, क्या बात, क्या बात। समय है तो और सुनाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए, समय है अभी मैडम जी। एक मेरी कविता है, सदियों के खिलाफ तैयार हो रहा है एक मोर्चा। ये कविता मैंने प्रीति राठी जो 2013 में 10 साल पहले बांद्रा टर्मिनस पर उस पर एसिड अटैक हुआ था, और उसका 1 महीने बाद उसका देहांत हो गया था। उसके बाद मैंने लिखी थी, प्रीति राठी पर लिखी हुई है, जो काफी बातों की सुर्खियों में था। ये वो रेलवे स्टेशन जी पे जी, रेलवे स्टेशन पर जो उस पर बांद्रा टर्मिनस पर लड़का भी वहीं से आ गया था, यूपी या जब वो दिल्ली से आ रही थी, लड़का भी दिल्ली से आया था, और उसने उसके उतरते ही तो
सदियों के खिलाफ तैयार हो रहा है एक मोर्चा। बाजार भरा है नए से नए यंत्र चालित उपकरणों से, लेकिन कुछ भी नहीं है आधुनिक, कुछ भी नहीं है नया। न आईपॉड, न 3D होम थिएटर, न टैबलेट कंप्यूटर। सिर्फ लड़कियों का सिर उठाना है नया, सिर्फ उनका इनकार है नया। सदियों की चुप्पी के खिलाफ बोलना उनका, जबरन कहला ली गई हाँ के खिलाफ उनका नहीं है नया। तुम अपनी हिंस्र कामुकता को लपेट कर प्रेम की चाशनी में, अपनी आंखों की लिप्सा में आतुरता सजाकर रचते हो प्रेम का सब्ज बाग उनके लिए। तुमने यही सीखा है सहस्त्राब्दियों तक। ठोकर मार देना एक लड़की का तुम्हारे प्रस्ताव को है बिल्कुल नया। पचा नहीं पाते जब इस इनकार को तो असलियत पर उतर आते हो तुम। चेहरे पर नकाब बांधे फेंकते हो उसके मुंह पर तेजाब पीछे से, क्योंकि सामने आकर लड़ने का हौसला नहीं है तुमने। तुम अपनी आतुरता, अपनी हिंसा, अपने प्रतिशोध के साथ खड़े रहो वहीं जहां सदियों से खड़े हो, क्योंकि जिंदा इंसान ही चला करते हैं आगे, रचा करते हैं कुछ नया। वाह तुम्हारी बर्बरता के खिलाफ लड़कियों का अपने लिए एक मुकाम बनाना है बिल्कुल नया। बहुत अच्छा। क्या बात। एक और छोटी सी कविता है, सुनाइए। समय है तो सुनाओ, नहीं तो नहीं, समय है, 2-3 मिनट का समय है, आप सुना सकते। इंतजार। एक औरत ताउम्र बाट जोती है कि उसे किसी नाम से पुकारा जाए ऐसे कि नाम के आगे पीछे उगाएं कई सारे नाम और वह अपना एक नाम भूल जाए। एक औरत ताउम्र बाट जो होती है कि उसके बालों में फिराई जाए उंगलियां ऐसे कि सिमटे हुए बालों को बिखेर दिया जाए संवारते हुए और वह उन्हें फिर कभी न संवारे। एक औरत ताउम्र बाट जो होती है कि उसकी आंख में नमी के उभरने से पहले ही एक हथेली पलकों के नीचे फैल जाए और आंसुओं की नमी प्यार की नमी में बदल जाए। क्या बात है, क्या बहुत बात अच्छे, है, बहुत अच्छे। सुधा जी वाह। एक औरत ताउम्र बाट जो होती है, बस बाट ही जो होती है। क्या बात है, बहुत क्या अच्छा। बात, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक दो लाइनों की एक छोटी कविताएं हैं, सच सच पर लिखी हैं। पहली है, ओ मेरे सच, ओ मेरे सच, भीतर दुबक कर क्यों नहीं रह सकते, जब जब जुबान पर आते हो कहर बरपाते हो। वाह बहुत अच्छा। अच्छा है। वाह। दूसरी है, आका के जी हुजूर वजीरों में, आका के जी हुजूर वजीरों में सच बोलने की आप कहाँ, सिर झुकाना ही जिनकी फितरत हो, सिर उठाने की उनमें ताब कहाँ। क्या क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत क्या अद्भुत, बहुत खूब। बढ़िया सुधा जी, बढ़िया है। बढ़िया सुधा जी। सिर बस उठाने आप की लोग उम्र मुझे वाह वाह करते रहिए ताकि मेरा कवि होने का मुगालता बना रहे। कविताएं मुंह से अपने आप निकलता है, वाह इतनी खूबसूरत पंक्तियां पढ़ रही हैं आप। बहुत अगर बहुत शुक्रिया, बहुत जिसको शुक्रिया आपका। पता नहीं होगा आपके बारे में, वो सोचेगा आप कवि ही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हो। और ये बस उस दौरान जो लिखी गई उसके बाद कविता लिखना मेरा बंद हो गया। अब दूसरा फ्रोजन शोल्डर होगा तो शायद लिखी जाएंगी फिर। नहीं, खुदा न नहीं, करे। आप लिखा करें मैम, बहुत अच्छा खुदा न लिखती है। उसके बगैर भी लिखा जा सही मन सकेगा। की जो बातें हैं इतनी खूबसूरती से आपने प्रस्तुत किया है, क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया बढ़िया। आपका। जी जी, बहुत और लिखावट का बहुत आभार कि मेरे बहुत प्रिय कवि रहे हैं रघुवीर सहाय जी, जी जी। जिनकी वो पढ़िए गीता बनिए सीता वाली कविता मैंने न जाने कितने मंचों पर सुनाई। और मंगलेश डबराल जी की भी जो कहरा पर वर्णाक्षरों पर कविता है वो भी बहुत सुंदर जी, कविता। वाह वो काफी तो उस प्रसिद्ध मंच कविता पर है। मैं आई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जी और मिथिलेश जी। जी, बहुत बहुत
बहुत बहुत आभार मैडम। बहुत सशक्त, मार्मिक और संवेदनशील कविताएं आपकी। हमारा सौभाग्य है कि हमको सुनने को मिली। और मैं अब आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री विश्वनाथ सचदेव जी को। इससे पहले कि वो शुरू करें, उनका परिचय मैं दे दूं। विश्वनाथ सचदेव लेखक, स्तंभकार और संपादक के तौर पर प्रसिद्ध रहे हैं। नवभारत टाइम्स में काफी लंबे समय तक आपने संपादक के रूप में काम किया। आपका जन्म जो है, जैसा कि मैंने बताया, पाकिस्तान के सहीवाल में 1942 में हुआ था। और इस उम्र में भी 80 के ऊपर आप बहुत सक्रिय हैं। ये मैंने आज सुबह भी फोन पर उनसे कहा कि ये बड़ी प्रेरणा की बात है। और यात्राएं भी करते हैं और मुंबई में भी काफी एक्टिवली आप अपना योगदान करते हैं अलग अलग तरीकों से। आपने एमए अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई राजस्थान विश्वविद्यालय से की। जर्नलिज्म की पढ़ाई आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से की। और 1962 में बीकानेर से पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका वातायन में आपने संपादक के रूप में कार्य किया और यही आपकी पत्रकारिता की शुरुआत भी थी। और ये लिखना विखना जो है आपका शौक था, लेकिन बाद में आजीविका हो गया। 1967 में आप टाइम्स ग्रुप से जुड़े। 1987 से नवभारत टाइम्स का संपादन किया। 2003 में रिटायर हुए और इस बीच 91 से 95 तक धर्मयुग का भी आपने संपादन किया। और 2005 से नवनीत मासिक का आप संपादन कर रहे हैं। और बहुत सारे टेलीविजन शो और स्टेज शो आपने किए। और उन कार्यक्रमों की विशेषता जो है, खासतौर पर मानवीय मूल्यों पर केंद्रित वो कार्यक्रम होते थे और इसीलिए एक अनोखापन उनमें रहा और इसीलिए वो कार्यक्रम प्रसिद्ध भी हुए। आपके 3 कविता संग्रह हैं, मैं गवाही देता हूँ, मैं जो हूँ, और तीसरा है चांद, सूत और सपने। गद्य की किताबें भी आपकी हैं, सवालों के घर, आधी सदी का फासला। और डॉक्टर रफीक जकारिया की किताब सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान, इस पुस्तक का आपने अनुवाद भी किया है। जहाँ तक पुरस्कारों का सवाल है, पुरस्कार तो अनेक हैं, अनगिनत कहना चाहिए। कुछ खास यहाँ मैं बताऊं कि आपको पत्रकारिता के लिए राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा राजस्थान साहित्य अकादमी और महाराष्ट्र साहित्यिक अकादमी ने भी आपको सम्मानित किया है। स्वागत है आपका आदरणीय विश्वनाथ जी। धन्यवाद जी, अब थोड़ा आप उद्बोधित करें संक्षेप में और उसके बाद कविता पाठ करें। कुछ आत्मकथन जैसा जो आप कहना चाहें, शेयर करना चाहें। आत्मकथन की जगह तो मैं सोचता हूँ कविता सुना दूंगा, एक और कविता सुना पाऊंगा। नहीं, फिर भी हम नहीं, एक सवाल मेरा है विश्वनाथ जी से जी कि भाग्या। वो नवनीत जो संपादित करते हैं उसमें हर अंक का वो जो शीर्षक रखते हैं, जो आवरण कथा का, वो बहुत गजब का होता है। मैंने अभी आने के बाद पिछले 6 महीने के नवनीत देखे और हर अंक में वो कहाँ से आप तैयार करते हैं। बहुत सुंदर शीर्षक होते हैं और बहुत अच्छे विषय आप उठाते हैं महीने के हिसाब से। शुक्रिया शुक्रिया सुधा जी। जो कुछ आप कह रही हैं, कृष्ण की शायद कविता थी कि जो कुछ मेरे पास है तुम्हारे ये है, दिया हुआ वही लौटा रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ था ना। ये जो कुछ भी है हमने इसी समाज से पाया है और इसी समाज को लौटा पा रहे हैं, ये खुशकिस्मती है। जहाँ तक कविता और पत्रकारिता का रिश्ता है, क्योंकि मेरा रिश्ता दोनों से रहा, पर मेरा दुर्भाग्य यह है कि कविता वाले मुझे पत्रकार मानते हैं और पत्रकारिता में मुझे कवि कह दिया जाता है। तो, लेकिन मुझे इन दोनों ही विशेषणों से बड़ा प्यार है, दोनों अच्छे लगते हैं मुझे। दो नावों की सवारी आपने बहुत कुशलता से की। मैंने की या नहीं की, लेकिन 2 नावों ने मुझे संभाला, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी मैं सुन रहा था, सुधा जी को सुना, अभिलाष को सुना, अच्छा लगा कि आपने मुझे लिखावट को पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अरसे बाद मैं कविता पाठ कर रहा हूँ
मैं विश्वनाथ जी के लिए एक तो पंक्तियां जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो सुधा जी ने बोला अभी, वही बोल कि रहे। मैंने इनके साथ काम किया धर्मयुग में, मैं इनके साथ था, आदरणीय विश्वनाथ जी। ये बड़ी सहजता के साथ पत्रकार के अंदर से विषय निकालते थे। आप जो पूछ रही ना कि कवर स्टोरी जो है वो उसका शीर्षक और बहुत चीजें, लेकिन सामने बैठाल कर जो भी हमारे उप संपादक या दूसरे लोग होते थे उनसे बातचीत करके और एक गहन विषय निकालते थे और उससे कहते थे कि लिख के लाओ। तो डेवलप करना पत्रकारों को, पत्रकारिता को, मैं एक जरूर बात बोलूंगा, मेरी जिंदगी में पहली जो इन्होंने विश्वनाथ जी ने लिखने को दिया तो एक मध्य प्रदेश की लड़की थी जो जिसने फिल्म में काम किया था, छोटी 10 साल की, और उसके बाद मध्य प्रदेश में उसने टॉप भी किया था, कोई 10-12 साल की थी। तो वो उन्होंने छोटी सी कटिंग मुझे दे दी और कहने लगे नवभारत टाइम्स में, कहने अभी आप इसको लिख के लाओ। अब मैं देखा तो फिर मैंने उसको यूं ढंग से लिखा, तो उन्होंने फिर जब लिख के दिया उसके बाद जब भी वो मुझे बुलाते, मुझे लिखने को देते, मुझे बताते कि हाँ इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो, तो जो जो इनके 3, मैं गवाही देता हूं उसे लेकर, जो 3 इनके जो आदरणीय विश्वनाथ जी के संकलन है या कुछ किताबें, इसके अलावा भी इनके तमाम प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा भी इनकी तमाम रचनाएं हैं हम जैसी, जो समाज में और थैंक यू। साहित्य में और पत्रकारिता में हैं। तो खाली इनको कुछ किताबों तक ही सीमित नहीं किया जाए, हम चाहते हैं इनके बृहद स्वरूप को हम लोग सदैव प्रणाम करते रहें। ये मैं शुक्रिया शुक्रिया अभिलाष, बहुत कुछ कह दिया तुमने, थैंक और यू। अभी भी संपादक के रूप में काम कर ही रहे हैं। संपादक मुझे लगता है मेरा शौक रहा है। मैंने जैसे कहा कि मेरी पत्रकारिता शुरू ही संपादन से हुई थी, जब वातायन बीकानेर से शुरू किया गया था। हरीश वदानी हमारे प्रबंध संपादक थे, जिनकी प्रेरणा से पत्रिका निकली थी। और मैं उस समय इंटर पढ़ता था और साइंस पढ़ता था, साइंस का विद्यार्थी था मैं। लेकिन उसके बावजूद हरीश वादानी ने देखा कि नहीं तुमको संपादक बनना है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और जब मैं फिर सारा घूम घाम करके जब मैं नवनीत में आया, तो मैंने हरीश वादानी को लिखा था पुनः मुझको भव। वातायन से फिर नवनीत तक आकर पहुंचा हूँ, जहाँ आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां हम भी पहुंचे, मगर धीरे धीरे। याद कर रहा हूँ, उनकी शताब्दी हम लोग मना रहे हैं इस समय। तो मैं समझता हूँ कि प्रशांत जी सर शुरू करें सर। रहने दी, कविता ज्यादा अच्छी लगेगी मुझे, ताकि एक और कविता, एक संकलन जिसका नाम मैंने आपको शायद गलत बता दिया था, मुझे लगता है बुढ़िया सूरत और सपने है उसका नाम। अच्छा, बुढ़िया सूरत और सपने। नहीं, चांद में बैठी बुढ़िया ज्यादा आकर्षक लगती है मुझे चांद से। चांद तो अब सामने आ गया पर्दा उसका बेचारे का, लेकिन वो बुढ़िया अभी तक रहस्यमय ढंग से हमारे सामने है। मैं उसी की कुछ 1-2 कविताएं पहले शुरू में आपको सुनाता हूँ। स्वागत। एक छोटी सी कविता है, जंगल। गांव से बाहर निकलते ही शुरू हो जाता था सिलसिला खेतों का। खेतों के उस पार था जंगल, जहां डमरू की माँ अपनी सहेलियों के साथ जाती थी बीनने लकड़ियां। वहीं जाता था ढोर चराने डमरू। आदमी ने चल चल कर पगडंडियां तो बना ली थी जंगल में। आदमी ने चल चल कर पगडंडियां तो बना ली थी जंगल में, और जंगल में ही खो जाती थी पगडंडियां। डमरू जानता था जंगल के बूढ़े बरगद के ऊपर भूत रहता है। जंगल में होते हैं खतरनाक जानवर। चरने के लिए आई भेड़ बकरियों पर होता है उसका अधिकार। जानता था डमरू अंधेरा होने के बाद जंगल में नहीं जाते। जंगल में होते नहीं, बनाने पड़ते हैं रास्ते। जंगल में होते नहीं, बनाने पड़ते हैं रास्ते। डमरू ये भी जानता था कि शेर जंगल का राजा होता है, क्योंकि शेर सबसे ताकतवर होता है। शेर जो कहे करे सच होता है वही। शेर जो कहे करे सच होता है वही। मेमना चाहे निचले हिस्से में पानी पी रहा हो झरने के। मेमना चाहे निचले हिस्से में पानी पी रहा हो झरने के, ऊपर खड़े शेर का पानी
जूठा हो जाता है जंगल में। बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। ये और ऐसा सब जानता समझता था डमरू, जानता नहीं था, पर कहते हैं इसी को जंगल राज। वाह, बहुत बढ़िया। और वह मानता था खेतों के पार ही होता है शुरू जंगल, जहाँ कहीं नहीं होता जंगल, जंगल वहीं, जहाँ कहाँ नहीं होता जंगल, जंगल कहीं शुरू नहीं होता है, खत्म नहीं होता है जंगल कहीं, जहाँ जहाँ पानी को जुठाता है मेमना, होता है जंगल वहीं। बहुत अच्छा। वाह, बहुत खूब। वहीं क्या बात। अर्थात हमारे भीतर कहीं बहुत होता है जंगल वहीं, बहुत वहीं अच्छा। अर्थात हमारे भीतर कहीं। पगडंडियां खो जाती हैं जंगल में हमेशा, उजाले में भी होते हैं भूत जंगल में। वाह। क्या बहुत बात, अच्छा, क्या बहुत बात। अच्छा, क्या बात है, बहुत क्या अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। एक और कविता है इससे छोटी। आओ ईश्वर ईश्वर खेलें। ओह, कविता का शीर्षक है खेल। वाह। आओ ईश्वर ईश्वर खेलें, एक ईश्वर मेरा, एक तुम्हारा, एक उसका भी जो यहाँ नहीं है, एक उसका जो सब कहीं है। आओ हम एक दूसरे के ईश्वर को मारें। क्या बात, वाह वाह क्या बात। वाह। आओ हम एक दूसरे के ईश्वर को मारें, पर कोई ईश्वर कभी मरता नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत पर बढ़िया। कोई ईश्वर कभी मरता नहीं। मर गया होगा कोई भीष्म किसी शिखंडी को आगे रखने से, पर हमारे खेल में ना भीष्म मरता है न शिखंडी, मारे जाते हैं सैनिक दोनों ओर के। क्या पर बात। हमारे खेल में ना भीष्म मरता है न शिखंडी, मारे जाते हैं सैनिक दोनों ओर के, और मरते वे भी हैं जो इस खेल का हिस्सा नहीं है। क्या बात है, और वाह मरते वे भी हैं जो इस खेल का हिस्सा नहीं है, जो सिर्फ वाह दर्शक है वाह। खेल के हमारे। कुछ बाहर से मरे हुए दिखते हैं और कुछ भीतर से मर जाते हैं। क्या बात है। वाह, वाह वाह, क्या बात। वाह। बहुत कुछ शानदार। बाहर से मरे हुए दिखते हैं और कुछ भीतर से मर जाते हैं। दम तोड़ देती है जिंदगी अक्सर इन जिंदा लाशों के हुजूम में। बहुत अच्छे से, क्या बहुत वाह, अच्छे। वाह, दम तोड़ देती है जिंदगी अक्सर इन जिंदा लाशों के हुजूम में, और हम समझते हैं हमारा ईश्वर मर गया या जीत गया। क्या बात है। बहुत और वाह हम वाह। समझते हैं हमारा ईश्वर मर गया या जीत गया। वाह। क्या बात है, बहुत अच्छा। वाह वाह। बहुत अच्छा। और एक कविता मैं कुछ पुरानी सुनाना चाहता हूँ, जी, स्वागत। थोड़ी लंबी है, सुन लीजिए। समय स्वागत। बता दीजिएगा मुझे, अगर मैं नहीं, ज्यादा अभी ले लूंगा। अभी समय है। मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं सुनाना पसंद करता हूँ उस सुनाइए, कविता को। नहीं, बिल्कुल सुनाइए। इसका शीर्षक, मेरी एक किताब का शीर्षक भी है आधी सदी का फासला। उस निबंधों के संकलन का शीर्षक यहीं से लिया गया था, इसी कविता से। जी जी। इंतजार हुसैन दिए चुराता था, इंतजार हुसैन दिए चुराता था, बच्चा तो तब वो। पड़ोस के राम लुभाया के घर की छत और इंतजार हुसैन के घर की छत के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी थी। रोज लांघा करता था वो ये दूरी, दीपावली की रात को भी 2-4 दिए चुरा लाता था वो। रोशनी चुरा लाता था अपने घर, और वाह अमावस्या की रात में उसका घर भी, नहीं घर नहीं, घर का एक कोना रोशन हो जाता था। बहुत पुरानी हो चुकी ये बात। रोशनी चुराने और रोशनी न चुराने की यादों में खो जाने के बीच एक लंबा अंतराल है बरसों का, पर ये यादें उसे रोशनी के टापुओं में ले जाती है। बड़ा हो वाह। गया अब इंतजार हुसैन, दिए नहीं चुराता अब रोशनी भी नहीं, पर यादों के टापू, रोशनी के टापू। लेकिन आज मैं इंतजार हुसैन की बात क्यों कर रहा हूँ? प्रमथ्यु ने भी चुराई थी रोशनी, और फिर गिद्ध से रुकवाया था अपनी छाती को। बार बार लगातार दर्द हुआ तो होगा, पर आग या रोशनी चुराने की कहानी में दर्द का जिक्र कहीं नहीं होता है। पर आग या रोशनी चुराने की कहानी में दर्द का जिक्र कहीं नहीं आता है। सच तो ये है, रोशनी चुराने वाला दर्द नहीं जीता, रोशनी को जीता है। क्या वाह, बात। बहुत क्या खूब, बात है, बहुत खूब। वाह वाह। हम क्यों नहीं जी पाते रोशनी को? नहीं, सवाल ये होना चाहिए, हम क्यों नहीं चुरा पाते रोशनी को? वाह,
एक बात तो बताना मैं भूल गया, इंतजार हुसैन जब दिए चुराता था, रोशनी को अपने घर लाता था, राम लुभाया नाराज नहीं होता था। क्या क्या बात, बात, क्या क्या बात, बात, क्या बात। जानता था इंतजार हर दिवाली का इंतजार करता है दिए चुराने के लिए। हाँ, राम लुभाया जानता था इंतजार हर दिवाली का इंतजार करता है दिए चुराने के लिए, और राम लुभाया हर दिवाली पर 2-4 दिए इंतजार हुसैन की छत के पास धीमे से सरका आया करता था। क्या बहुत बात है, क्या क्या बात, बात। बहुत अच्छा, बहुत और राम अच्छा, लुभाया हर बहुत दिवाली अच्छा। पर 2-4 दिए इंतजार हुसैन की छत के पास सरका आया करता था। दिए सरकाने और दिए चुराने की ये बात आधी सदी पुरानी हो चुकी। क्या बात है, बहुत बहुत दिए अच्छा। सरकाने और दिए चुराने की ये बात आधी सदी पुरानी हो चुकी, और आधी सदी पुराना जितना चौड़ा हो गया है इंतजार हुसैन और राम लुभाया के घर की छतों के बीच। क्या क्या बात बात। है सर, क्या बात है, बहुत वाह। अच्छा भाई। बहुत अच्छा, रोशनी अंधेरा नहीं, अंधेरों का डर मिटाती है। क्या बात है। क्या रोशनी बात, अंधेरा नहीं, अंधेरों का डर मिटाती है। अब तो अंधेरे नहीं, अंधेरों के डर मिटाने की जरूरत है। एक बहुत नहीं ढेर सारे दियों को बहुत चुराने की जरूरत है। बहुत अच्छे क्या सर, बहुत बात, बहुत खूब, बहुत आओ बहुत आओ अच्छा, हम भी वाह दिया वाह। चुराएं, बहुत खूब। आओ हम भी दिया चुराएं। लांग ले छतों के बीच का फासला, मेरे और तुम्हारे घर की छत के बीच जो फासला है, आओ उसे लांघे। रोशनी की चोरी चोरी नहीं होती है, क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या रोशनी बात। की चोरी चोरी नहीं होती है। आओ बहुत रोशनी चुराएं। चलो मैं इंतजार हुसैन बन जाता हूँ, तुम राम लुभाया बन जाओ। क्या क्या बात, बात, क्या बात, बहुत क्या मैं इंतजार हुसैन बन जाता हूँ, तुम राम लुभाया बन जाओ। वो दिया जरा इधर सरकाओ, मेरे घर का कोना भी रोशन हो जाएगा। यादों के टापुओं में जीना नहीं चाहता मैं, फिर भी न जाने क्यों चाहता हूँ यादों को साकार करना। यादें दिया चुराने की, यादें रोशनी लाने की, यादें अपने खुश होने की। क्या बात है सर, क्या बहुत बात, क्या बहुत कहा, कोई बहुत नहीं था इंतजार हुसैन। क्या कहा, कोई नहीं था इंतजार हुसैन। तो फिर ये किस्सा मुझे क्यों याद आया। चलो मान लिया शायद सच कहते हो तुम, और रोशनी में जीने की मेरी इच्छा भी तो झूठ नहीं है। चलो मान लिया इंतजार हुसैन नहीं था, और रोशनी में जीने की मेरी इच्छा भी तो झूठ नहीं है। इसलिए दोस्त अपनी छत का वो दिया जरा इधर सरका दो। बहुत क्या बात, क्या दोस्त बात। अपनी छत का बहुत वो अच्छा, दिया जरा इधर सरका दो। रोशनी जब बढ़ती है ना, कम नहीं होती। क्या बात अच्छा। है, क्या क्या बात, बात, रोशनी क्या जब बात। बढ़ती है ना, कम नहीं होती, फैल फैल जाती है। तुम भी करो कोशिश एक दिया चुराने की, मैं भी करता हूँ। आओ हम रोशनी को बांट लें, आओ हम रोशनी को बांट लें। बहुत वाह बहुत सर, अच्छा, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। और अच्छा, अगर क्या समय बात, बचा कुछ क्या, बहुत बहुत नहीं, आप हाँ, और 2-3 मिनट है सर, आप सुनाइए। चलिए एक कविता मैं और सुना दूं, नई कविताओं में से, जो ये तो छपी हुई कविता है, बिना छपी सुनाता हूँ। जी सर। सिहरन पैदा कर देती है ये कविता। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल अलग, इसका युक्ति जो है, आइडिया इसका जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कहीं मैंने नोट नहीं किया था कि कौन सी सुनाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं होगी जरूर। नहीं, ढूंढ लीजिए, कोई दिक्कत चलो वो तो नहीं दिख रही। एक बिल्कुल नई तरीके की कविता है, जरा सुनिए। सुधा जी आपको शायद पसंद आएगी। जी स्वागत है जरूर। सर। आशीष का बोझ। बहुत दिनों बाद कोई बुजुर्ग घर आया था, बहुत दिनों बाद कोई बुजुर्ग घर आया था, भीग गया मन। मैं झुका आदर से, झुक गए वे भी, फलों से लदे हुए पेड़ की टहनियों की तरह। क्या बात। अरे क्या बात। बहुत अच्छा, मैं झुका आदर से, झुक गए वे भी, फलों से लदे हुए पेड़ की टहनियों की तरह। वाह, बहुत होता है आशीष का बोझ, क्या बात। बहुत बहुत सुंदर, होता है बहुत सुंदर। आशीष का बोझ।
पर कितना हल्का होता है ये बोझ। क्या बात। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह। लगता है सिर पर धरे हैं आशीषों वाले हाथ। क्या बात। बहुत दिनों बाद दिखा था बादल का टुकड़ा आकाश में, बहुत दिनों बाद दिखा था बादल का टुकड़ा आकाश में। रीझ गया मन, टुकड़ा भर बादल ढक लेता सूरज को। ओह, बहुत खूब। टुकड़ा भर बादल ढक लेता सूरज को, धूप का चेहरा कुम्हला जाता। हवा कुछ ऐसे गले लगती है उस पल, थकान के घाव पर धरा हो फोहा जो मरहम का। क्या बात, लगता है ये फोहा यूं ही धरा रहे, पल ये थमा रहे छांव वाला, कल्पों तक कल्पों तक। क्या बहुत बात। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत दिनों वाह, बाद ऐसी शाम उतरी हौले से, बहुत दिनों बाद ऐसी शाम उतरी हौले से, पसरेगी रात अब हौले से। भला भला लगता है ये संधि काल, ढले नहीं कभी शाम, पसरे ना अंधियारा, कहता मन। ओरे मन ये तो बता, अंधियारे आए बिन मिलता कब उजियारा। क्या बात। अंधियारे आए बिन मिलता कब उजियारा, किरणों की अगवानी रात बाद होती है। खिलते उजियारे को किरणें ही बोती हैं, कांधों पर ढोती हैं, नई सुबह होती है रात बाद। नई बहुत सुबह होती है रात बाद, लगता है रात की गोदी में किरणें यूं पलती रहें। नई सुबह लाने वाली शाम रोज ढलती रहे, भीग गया मन, बहुत दिनों बाद कोई बुजुर्ग घर आया था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बहुत सर, सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। बहुत ही गहराई है, बहुत सुंदर। बहुत शानदार कविता। बहुत। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आदरणीय विश्वनाथ सचदेव जी। अलग रंग की कविताएं, अर्थगर्भित और अनोखी, मैं कहूँगा। बहुत बहुत आभार आपका। तो इस तरह से कविता पाठ का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं आदरणीय हृदय जी को आमंत्रित करूंगा कि अपनी टिप्पणी संक्षिप्त यहाँ रखें। प्रशांत जी, आपका वीडियो शायद ऑफ हो गया, देखिए दिख नहीं रहे हैं आप जी। ऑन है। अच्छा, अच्छा, चेहरा दिख नहीं रहा है उसका चेहरा अच्छा, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है जी। अच्छा, ये क्या चक्कर है? हाँ, कि अभी मैं देखिए। चाहता कि मैंक जी को पहले आमंत्रित करें, जी जी सर जी। बाद मैं अंत कर दूंगा। तो मैंक जी की एक जी टिप्पणी बहुत मूल्यवान होती है, वो उस टिप्पणी को लिया जाए। हाँ, मयंक जी को मैंने आमंत्रित किया है, आइए सर। जी सर जी। प्रशांत जी, बहुत आभार आपका कि आप जोड़ते हैं हमको। मुंबई की जो वरिष्ठतम सांस्कृतिक पीढ़ी है, कविता की हो, पत्रकारिता की हो, कला की हो और कहानी की हो, हम मुंबई कविता को धीरे धीरे उस क्रम में ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। वरिष्ठतम लोग जो शेष हैं वो भी धीरे धीरे आपसे जुड़ेंगे। इन तीनों को इनकी कविताओं पर या इनके लेखन पर टिप्पणी करने की मेरी औकात नहीं है। इनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मेरा पहला कविता संग्रह मैं शहर और सूरज आया था। मैं नवभारत टाइम्स में कुछ एक दो लोगों को ही जानता था। मैं बिना परिचय ही विश्वनाथ जी के पास गया और संग्रह देखा, बहुत दुबला पतला ट्रेडल मशीन पे छपा। इन्होंने कुछ कविताएं पढ़ी और मेरी पीठ पर हाथ रखा और कहा कि मैं इसको नवभारत टाइम्स में इसकी समीक्षा करूंगा, बहुत अच्छा लिखते हो, लिखते रहो। और वो पीठ थपथपाना जो है, आज 14-15 पुस्तकें मेरी हैं। और शहर में बिना इन लोगों के किसी भी सांस्कृतिक घटना को या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हम योजना भी नहीं बनाते। सुधा जी तो हम सबकी प्रेरणा स्रोत रही हैं। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि दोनों प्रवृत्तियों को लोग इस शहर में थे। तो कुछ एक लोग जो पहले वाली मिशन वाली पत्रकारिता से जुड़े लोग थे, वो दोनों को समान रूप से प्रोत्साहित करते थे। ऐसा नहीं था कि कोई विचार वाला अंतर जो आज दिख रहा है ना, आज
देख लीजिए कि मीडिया में और पत्रकारिता में या सोशल मीडिया में चैनल्स पे किस तरह का जो अलग अलग बर्ताव हो गया है लोगों का, क्योंकि हमारे सत्ता व्यवस्था में बैठे लोग जब इस तरह के होते हैं और जो फाक पैदा होती है, चाहे वो धर्म की, मजहब की, भाषा की, जातीयता की, और जिस तरह की भी फाक पैदा होती है, मेरा अपना मानना है कि कविता उस फाक को भरती है। मिथिलेश जी प्रसन्न होंगे सुन के, मेरा भी उन्हीं का मत है, उनका मत है कि कविता जो है हमें सामाजिक जो एकरूपता है या सामाजिक जो समरसता है उसको ले आने में, सद्भाव को ले आने में बहुत मदद करती है। साहित्य, कविता मतलब सिर्फ कविता नहीं, साहित्य। तो ये तीनों लोग यहाँ अवस्थी जी बैठे हुए हैं, सुधा जी और विश्वनाथ जी से तो बहुत निरंतर मैं जुड़ा रहा हूँ, अवस्थी जी से कम, क्योंकि धर्मयुग में अंदर तक जाने की मनाही रहती थी तो हम लोग बहुत संपर्क, लेकिन बाहर जो लोग सक्रिय थे वो जुड़ते ही थे, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक जो मंच थे मुंबई के, उससे हम लोग जुड़े हुए थे। और हम कई बार हम मजबूर भी करते थे जो पत्रकारिता में बैठे लोग थे कि हम कोई आयोजन करके आए हैं, इसकी रपट आप छापिए। संपादक से भी लड़ देते थे हम लोग, या जो डेस्क पे होता था उससे कहते थे कि अगर मुंबई शहर में निराला पर कोई कार्यक्रम हो तो उसकी रपट क्यों नहीं छपेगी नवभारत टाइम्स में, छपनी चाहिए। हम जाके लड़ जाते थे और संपादक थे। तो ये वो लोग थे जो हमारी भावना को समझते थे और हम लोगों को मान सम्मान देते थे। लेकिन आज के समय में अंतर है, लेकिन मुझे खुशी है कि उस पीढ़ी के लोगों ने हमारी जो विरासत है सामाजिक समरसता का, हमारी जो विरासत है आपसी भाईचारे का, सद्भाव का, प्रेम का, समाज में सबको जीने का हक है, बराबरी का हक है। जहाँ जहाँ कहीं भी गतिरोध होता है उसमें कभी कविता बीच में आती है, कभी आंदोलन बीच में आते हैं, कभी लोग बीच में आते हैं। ये वही लोग हैं जो आने वाले दौर के लिए विरासत बनेंगे। मेरा अपना मत है कि हम लोगों के लिए तो है ही हैं, हम चूँकि उम्र में बहुत फासला नहीं था हम लोगों के, लेकिन हम लोग जब आए तो ये लोग इतने सक्रिय थे। मैं समझ रहा हूँ कि 200 से अधिक आयोजनों में चाहे डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी हों, विश्वनाथ जी हों, पंडित नंद किशोर नौटियाल रहे हों, इन्हें हम जोड़ते रहे हैं। कभी निराश नहीं किया इन लोगों ने कि हम कोई आंदोलन भी कर रहे होते थे तो उसमें भी सहयोग देने के लिए खड़े होते थे। तो आज के समय में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन मेरा अपना मत है कि इस दौर में कवियों को, लेखकों को जो कलम पकड़ते हैं, संस्कृत कर्मियों को शायद और सक्रिय होने की जरूरत है। जब भी दिशा विहीन समाज होता है, राजनीति दिशा विहीन होती है, तो हर दौर में कलमकारों ने, साहित्यकारों ने, कवियों ने नेतृत्व किया है, शब्द दिया है, कई बार आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से हमारे सामने वो परिवेश है। मुझे खुशी है कि मिथिलेश जी के दिमाग में मुंबई कविता की बात आई और इस क्रम को धीरे धीरे हम उसको खोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराने पन्ने भी मुंबई के खुले। अभी ये वरिष्ठतम पीढ़ी है जो आज यहाँ है। कुछ एक अभी नौजवानों में से लोग बचे हैं, पर प्रोफेसर नंदलाल पाठक जैसा वरिष्ठ कवि है, उसको भी आप पढ़वाएंगे तो ना नहीं कहेगा। क्योंकि कवियों में और राजनीतियों में यही, राजनीतिज्ञों में यही फर्क है। हम आज भी मंच, और ये तो इतना प्रतिष्ठित मंच है आपका कि सब लोग लालायित भी रहते हैं इस पर पढ़ने के लिए, और ये इतिहास भी बन रहा है, विरसा भी बन रहा है। यूट्यूब पे हमेशा रहेगा ये आयोजन। तो मुझे बेहद खुशी है प्रशांत जी कि आपने इतना मुंबई में श्रम करके, आपकी हालांकि लाइन जो है इंजीनियरिंग की है, कवियों को, साहित्यकारों को, संस्कृत कर्मियों का समय लेना, उनको जोड़ना, उनको अपने माफिक तैयार करना समय से एक बड़ा कठिन काम था। आपने उसका निर्वहन किया है। मिथिलेश जी के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इनकी कविताओं में टिप्पणी इसलिए कर रहा हूँ कि कविताएं तो सबकी सब हैं, वही जो हम सोचते हैं मन में, जो हमारे मन में। सुधा जी कविता पढ़ रही थी, मुझे लगा कि हमारे मन की मेरी वो कविता है, एक दिन मुंबई में कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन वाली कविता जो है, एक दिन ऐसा हमको मिल जाए कि जो हम सोचें वही हो जाए। वो नहीं मिलता मुंबई में। और हमारा जो समाज है, पुरुष चूंकि वर्चस्व वाला समाज है आज भी, महिलाएं कितनी भी क्रांतिकारी हो जाएं, लेकिन घर में जब जाती हैं तो पत्नी या बहनें या बुआ ही होती हैं, या वो उस तरह से क्रांतिकारिता वहाँ नहीं करती। उनको झुकना पड़ता है, बहुत बार समझौता करना पड़ता है। लेकिन वो जो फांक है, उस फांक को भी तोड़ने का काम यही लेखन, जो स्त्री मुक्ति वाली बात सुधा जी करती रहती है हमेशा, कितना आंदोलित करती हैं, कितनी बातें कर रही हैं।
कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा अपना एक व्यक्तिगत अस्तित्व है एक महिला का, स्त्री का। अगर वो दिन भर पति के अनुरूप ही, बच्चों के अनुरूप ही या समाज के अनुरूप रहे तो उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसे निखरेगा? उसके मन में तो एक आग है ना, वो आग तो कहीं से भी निकलनी चाहिए। तो लेखन जो है हमें वो मौका देता है, कविताएं हमें हमारे मन को उद्वेलित करती हैं। बहुत बार हम चाहते हुए नहीं कविता लिखने बैठिए तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ गई पंक्तियां, इसलिए आ जाती हैं कि वो आपके मन में कहीं ना कहीं वो रहती है भावना, विद्रोह की भावना, संघर्ष की भावना, द्वंद्व की भावना तो हर कवि में रहती है। और सामाजिक जो परिवेश है वहाँ से हम उठा लेते हैं चीज़ों को और अपने माफिक ढालते हैं। तो आज की गोष्ठी में इतनी सुंदर कविताएं पढ़ी गई, मुझे लगता है कि करीब 14-15 कविताओं का पाठ हुआ। सारी की सारी कविताएं उत्कृष्ट ढंग से लोगों ने प्रस्तुत किया और बड़ा सुंदर लगा, अच्छा लगा। और मैं तो कहता रहता हूँ कि कविता हमको तो बचाती है। अभी अभी मरते हुए बचा हूँ मैं, ये कविता का ही दम था कि हमें उबार लिया। मैं ये मान के चला था कि अब मैं नहीं उभरूंगा, लेकिन कविताओं ने और विशेष रूप से लिखावट ने जो मेरा काव्य पाठ क्या किया, वहां से फिर से मैं पुनः साहित्य में और जीवन में लौट आया। मैं वैसे भी बहुत आभारी हूँ सबका, बहुत बहुत आभार आप सबका। सबको बधाई देता हूँ। और लोग अपने कर्म में करते रहें और हम लोग जब याद करें तो हमारे बीच उपस्थिति होना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत आभार सुधा जी, विश्वनाथ जी, अवस्थी जी और मिथिलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार बहुत आभार महेंद्र सर। आपका। मैं आपने थोड़ी तारीफ मेरी कर दी। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी मैं कर पाया आपकी मदद के बिना बिल्कुल संभव नहीं। मेरा खुद का कोई नेटवर्किंग नहीं है और आपने संपर्क सूत्र मुझे प्रोवाइड किया और मैंने फिर अपनी तरफ से जो हो सकता था किया, तो मैं क्रेडिट आपको दूंगा। और अंत में मैं आदरणीय मिथिलेश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ लिखावट की ओर से धन्यवाद ज्ञापन। शुक्रिया प्रशांत जैन, आप मुंबई में सरकारों से संपर्क करते हैं और इस कला को आगे बढ़ाते रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक श्रम होता है और वो श्रम दिखता भी है। इन रचनाकारों को एक साथ एक मंच पर लाना और उस मंच को संयोजित करना, संचालित करना एक श्रम की मांग करता है जो आप करते हैं। हृदयेश मयंक जी ने ठीक ही कहा कि लिखावट ने मुंबई में कवियों के बीच, रचनाकारों के बीच एक सूत्र, एक धागा पिरोया है। आज हम लोग 17वीं गोष्ठी कर रहे हैं और मैंने शुरू में ही बताया कि लगभग 50 रचनाकार, कवि और बहुत से नृत्य इस मंच पर आज हमारे साथ 2 पत्रकार कवि हैं और सुधा उपाध्याय जी हैं। मैं जब आप परिचय दे रहे थे कवियों का, तो उसमें 2 जगह मैं सोचने लगा। प्रशांत जी, जब आप कह रहे थे कि अभिलाष अवस्थी जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ, विश्वनाथ सचदेव जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ। एक्चुअली अभिलाष जी का नहीं, सुधा जी का। सुधा जी का। तो मुझे अचानक लगा कि आज हमने एक नए किस्म के प्रतिरोध का स्वरूप बनाया है। जो समकालीन भारत है, इंडिया है, जिसमें ये पाकिस्तान बार बार आता है और ये जुमले बार बार गढ़े जाते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, सांप्रदायिक
सद्भाव को भंग करने और अपने ही नागरिकों को अपमानित करने के जो जुमले कहे जाते हैं, तो आज मुझे लगा कि पाकिस्तान होना, पाकिस्तान जाना, इस तरह के जुमले इतना दुख पहुंचा। तो आज हमने एक प्रतिरोध का एक स्वरूप यहाँ देखा और हम कह सकते हैं कि जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो। कविताएं भी बड़ी उम्दा कविताएं सुनाई गईं। अभिलाष जी की गजलें, सुधा जी की कविता को मैं स्त्रीवादी तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन स्त्रियों के मन की बात सुधा जी ने अपनी कविताओं में उकेरा है। उन्होंने स्त्रियों के लिए फील्ड में भी बहुत काम किया है सर। हाँ, बहुत फील्ड में बड़ा भी काम काम किया सुधा जी का जी। और उन संवेदनाओं को, उन भावनाओं को, उन इच्छाओं महसूस करना और समझना और उसको कविता में ढालना, ये बहुत ही एक मूल्यवान कविता रही। एक बात मैं यह याद करना चाहता हूँ कि लिखावट के संस्थापक, जो दो संस्थापक हैं, रघुवीर सहाय और मंगलेश डबराल, जो अभिलाष जी के बहाने हमने धर्मवीर भारती को आज याद किया, तो रघुवीर सहाय और मंगलेश डबराल, रघुवीर सहाय को मैंने पत्रकारिता करते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा था, तब मैं बिहार में था छात्र जीवन में, लेकिन दिनमान हमारे लिए एक बहुत ही सम्मानित पत्रिका थी और जिस छात्र के पास दिनमान की प्रति नहीं होती तो उसे हम थोड़ा सा, उसी जमाने में मुंबई से इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया का प्रकाशन हुआ था जी। वो अंग्रेजी की पत्रिका थी और उसका असर भाषा और सब्जेक्ट सब कुछ लेके, प्रेजेंटेशन, खबरों को जिस तरह वो पेश करते थे अंग्रेजी में, उसका एक स्तर था कि उस स्तर की बराबरी दिनमान थे। बाद में जब मैं दिल्ली आया तो रणवीर साहब से मिलना जुलना इतना अधिक हुआ और जब संपादक रहे होंगे तो कैसे रहे होंगे जो आज धर्मवीर भारती जी की लोग कहते हैं कि रघुवीर सहाय एक खबर दिनमान में छापने के पहले उसको उसी लेखक से कई बार लिखवाते थे और जब तक कि खबर यथार्थ के करीब न चला जाए वो खबर जाती नहीं थी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैंने मंगलेश डबराल को पत्रकारिता करते हुए देखा है, जनसत्ता में, राष्ट्रीय सहारा में, जनसत्ता में ये लोग एक बार जब चले गए और अपने डेस्क पर बैठ गए तो इनकी तल्लीनता, खबरों के प्रति इनकी ईमानदारी, और अभिलाष जी, तो मैं उसको महसूस करता हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है। रघुवीर सहाय और मंगलेश डबराल में मुझे एक फर्क नजर आया कि रघुवीर सहाय लेखक से ही उसकी खबरों को लिखवाते थे जब तक वो संतुष्ट नहीं हुआ। मंगलेश डबराल खुद ही उसका पुनर्लेखन कर लेते, अपने एक स्टोरी दे दी और फिर वो इस तरह से थे कि वो दूसरे दिन
अपना लिखा हुआ ही अपना नहीं लगता। तो ये हुनर जो हमने बातें की, तो मैं इन शब्दों के साथ सभी आमंत्रित कवियों को, विश्वनाथ सचदेव जी को, सुधा अरोड़ा जी को, अभिलाष अवस्थी जी को मैं बहुत और की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। नारायण जी तो हमारे भाई हैं, मित्र, संपादक हैं, कवि हैं, एक्टिविस्ट हैं। इनके सारे रूप में अच्छे मूल्यवान लगते थे, लेकिन अब बीमारी से बहुत बाहर आ गए हैं। और कभी इन्होंने बीमारी को बहाना नहीं बनाया। हमने 17वीं कड़ी आज हम कर रहे हैं। हर कड़ी में हृदय मयंक जी पूरी गोष्ठी के दौरान यहाँ बोलते हैं। मैं सोचता हूँ कभी जी बीमारी का बहाना तो बना सकते थे, क्यों आके, लेकिन नहीं। जो कवि, जो मित्रों से लगाव है, जीवन भी इसी लगाव समाज और मनुष्यता से जो एक अंदर से प्रेम आता है, वो हृदय जी को इस गोष्ठी में खींच लाता है और बैठते हैं और हमेशा प्रसन्न दिखाई देते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि देश की गतिविधियों पर भी जो बीमारी की वजह से उस पर एक अंकुश लगा हुआ है, वो जल्दी खत्म हो, वो पूरी तरह से सक्रिय हो, तो हम लोग 1-2 दिन का जलसा उठाकर 50 कवियों का सब मुंबई के नाम से कर, तो ये भी एक आनंद का विषय होगा। नारायण जी बिल्कुल दोस्तों, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिखावट से जुड़े रहेंगे और लिखावट के लिए अपना रचनात्मक सहयोग करते रहेंगे। मैं विदा लेता हूँ और आप सबको फिर से नमस्कार करता हूँ। सबको